ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है, ये शायद आधा पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नियर अ कंडक्टर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस इन द आउटर डायरेक्शन। मुझे ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन है क्या ये, तो शायद हमें ये साबित करने के लिए बोल रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के पास इतना साबित करो, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड कंडक्टर की जीरो। शायद ये जो क्वेश्चन आपने भेजा है मुझे समझ में नहीं आया क्या पूछा है, लेकिन फिर भी जो मेरे को समझ में आया है, ठीक है, वो मैं बात करता हूं। ठीक, हाँ, तो ये ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है बेटा। देखिए जैसे सपोज करो ये कंडक्टर है, आपको ध्यान है ये कंडक्टर, और कंडक्टर को सारा चार्ज दोगे तो सरफेस पे आ जाता है, कंडक्टर को सारा चार्ज दोगे तो सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। अब सुनिए, यदि ये आर रेडियस का सरफेस है और ये कंडक्टर है, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो कंडक्टर हो, सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। अब यदि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो सबको पता है डायरेक्ट रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड वही कि कंडक्टर, यदि वो स्फेरिकल कंडक्टर हो पॉइंट चार्ज की तरह रिजल्ट देता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यदि इस पे चार्ज क्यू है तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस कंडक्टर की सरफेस पर। अच्छा, अंदर तो जीरो होगा, क्योंकि अंदर यदि मैं गॉस थ्योरम लगाऊं तो इसने कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं किया है, ठीक है। क्या बेटा नमन, एक मिनट, क्या सर स्फीयर ही क्यों लिया? अच्छा, स्फीयर ही क्यों लिया? फिर हम देखो, हमारी फिजिक्स रैंडम बॉडी के लिए तो है नहीं ना, हम जो बेसिक फॉर्मूले जानते हैं, जो बेसिक फॉर्मूले जानते हैं। अच्छा, मैं ज्यादा से ज्यादा एक बॉडी और ले लूंगा, बता दूंगा कौन सी, जो हमने पढ़ी है उनको लेके ही प्रूव कर सकते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड बॉडी ली है। तो इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, सरफेस पर या जस्ट नियर बाई, ठीक है, नियर बाई। तो इसमें हम ज्यादा इसको ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को यहां रहने दो, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताइए ये चार्ज है और ये रेडियस है, ये चार्ज है ये रेडियस है। अच्छा, सरफेस की पता है, चलिए चलो मैं एक चीज और बता दूंगा, तो ये हो गया हमारे पास सिग्मा। तो एक तरीके से कंडक्टर, दूसरा और बताता हूं, नहीं ये एनसीईआरटी का पता नहीं, मुझे नहीं पता, एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन दूसरा एनसीईआरटी में, उसमें वो था कट लगाने के बाद साबित करो, ठीक है। अब सुनो बेटा, एक चीज और बता दूं, सपोज करो ये कोई ये प्लेट है कोई, है ना, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट है। सुन नमन, तेरे मन की कर देता हूं मैं, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट है ये, ठीक है। इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है और E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? ठीक है, ये कि इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। अब सपोज करो यदि कोई कंडक्टिंग प्लेट है, तो सुनो बेटा, कंडक्टिंग प्लेट, ये बात, यदि कोई कंडक्टिंग प्लेट है, ये कैसी प्लेट है? इंसुलेटिंग प्लेट, ये नहीं, ये जो आपने डेरिवेशन पढ़ा, ठीक है। अब सपोज करो कोई इस तरीके से प्लेट है जिसकी कुछ थिकनेस है, जिसमें कुछ थिकनेस हम कंसीडर कर ले, कंडक्टर, देख रहे हो मेरी आर्ट, थोड़ा सा देख लो किस टाइप का है। तो अब जब हम इसको चार्ज देंगे, जो क्यू चार्ज दिया, ठीक है, इस पे, अब जब हम क्यू चार्ज देंगे तो फील करो चार्ज यहां पर भी आएगा, और इसके पीछे वाली जो सरफेस होगी, जो पीछे वाली सरफेस होगी उस पर भी आ रहा होगा, उस पर भी आ रहा होगा, ठीक है। अब यदि मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो सुन बेटा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फ्रंट प्लेट है उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और जो बैक में प्लेट है उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। यानी एक तरीके से कंडक्टिंग प्लेट, दो प्लेट का कॉम्बिनेशन मानी जाती है, कंडक्टिंग जिसमें थिकनेस हो, जिसकी थिकनेस हो, ठीक है ना। कंडक्टिंग प्लेट इज कंसीडर्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंसुलेटिंग प्लेट, ऐसे मान सकते हो। बस इसमें अंतर यह है कि इसमें बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होता। तो अब बताइए, यदि मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैं इतना ही जानता हूं, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है। देखिए एक क्वेश्चन है, क्या बेटा, देखो मैं एक चीज और बता दूं, पर्सनली मैं जो फील कर रहा हूं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूं आप सबकी वजह से। आपने यहां पहले रिकॉर्डिंग, चलिए अब है दूसरा डाउट। एक हेमिस्फीयर है ये,
और बेटा मेरा भी एक टाइम टेबल एक जगह काम लग गया है, तो चलो मैं वो चीज वो आपके तो क्वेश्चन ये, एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस आर है, इस प्लेस विद दिस क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर, या ये है और इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, ठीक है, ऐसे करके एक हेमिस्फीयर को। अब वो कह रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज, ठीक है, इसकी एक्चुअली इस कर्व सरफेस से फ्लक्स पूछा है, इस कर्व सरफेस से फ्लक्स पूछा है इसको यूनिफॉर्म में, ठीक। मैं यही कराऊंगा रिवीजन बेटा, यही चलेगा, क्योंकि ये जो डाउट पूछे नमन ने या एक विनय ने वो इसी चैप्टर से करंट टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए करा रहा हूं, करंट ये इसीलिए करा रहा हूं मैं डाउट इस वाले को। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है, उसने बोला फ्लक्स निकालो, तो बेटा इसमें बस इतनी बुद्धि लगानी है। एक मिनट, क्वेश्चन यही है ना, देखिए देखिए उसने पूछा इसके कर्व्ड सरफेस से कितना या इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इसमें कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्योंकि लैंग्वेज तो यही लिख रही है इसमें, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज। अब कौन सा सरफेस बोला है, मैं कर्व्ड सरफेस लेके चलता हूं, ठीक है, चलिए। नहीं ये क्लोज नहीं है तो इसमें गॉस थ्योरम नहीं लगेगी, हाँ ये क्लोज सरफेस नहीं है, बिल्कुल ठीक नमन, ये क्लोज सरफेस नहीं है, इसमें गॉस थ्योरम नहीं लग पाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ इसमें एक चीज लग जाएगी, एक बुद्धि ये लग जाएगी, देखो ये वाले का फ्लक्स तो ये प्लेन सरफेस है, मजे की बात ये कि ये प्लेन सरफेस है। देखो एक चीज बताता हूं, इसके इस वाले सरफेस को देखना, इसमें यदि मैं नॉर्मल डालता हूं, इमेजिन करो मैं नॉर्मल, ये तो कैसे भी नॉर्मल डाल सकता हूं, तो इसका नॉर्मल फिक्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है। अब मैंने इसमें से इस फिगर को कट और यहां पेस्ट मार दिया, ठीक है। अच्छा यदि मैं इस वाले फिगर को लेता ना, ये देखो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूं है, लेकिन किसी का नॉर्मल यूं जाता है, किसी का यूं जाता है, किसी का यूं जाता है, किसी का यूं, तो कर्व सरफेस से फ्लक्स निकालना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, उसे किसी थ्योरम या किसी ट्रिक से ही कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं हो पाता ये। तो इसीलिए हमने क्या बुद्धि लगाई कि यार इसके इस वाली सरफेस से जितना फ्लक्स घुस रहा है उतनी लाइन बाहर निकल गई है, तो क्यों ना हम इसी का फ्लक्स निकाल लें। ये लाइन, ये डायलॉग समझ में आया या नहीं आया, कि इसके इस वाली सरफेस से जितना फ्लक्स घुसा उसकी कर्व सरफेस से उतना ही निकल रहा है। देखो 4 लाइन अंदर घुसी, 4 लाइन बाहर निकलती है, तो इसीलिए इसका फ्लक्स निकाल लो इसका। अच्छा ये नॉन यूनिफॉर्म होता ना तो ये ट्रिक काम नहीं करती, ये भी मैं बता दूं। ये तो अच्छा है सवाल ने हम पे थोड़ी सी सिंपैथी रख दी, यदि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता ना तो ये सवाल इस ट्रिक से नहीं होता, फिर भगवान जाने किससे होता। तो इसीलिए आप इसका फ्लक्स तो आप निकाल ही लोगे। फ्लक्स का फॉर्मूला ई एस कॉस थीटा, क्योंकि ठीक है ना, ई कितना है, ई एस पाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा 0 और 0 1, ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट इसमें लॉग बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे हाँ, अ स्मॉल मेटल बॉल, एक और क्वेश्चन है आपका, अ स्मॉल मेटल बॉल, ठीक है, इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंसुलेटिंग थ्रेड। मान लो देखो ये इंसुलेटिंग थ्रेड से बॉल लटकी हुई है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन इंसुलेटिंग थ्रेड, इफ हाई एनर्जी एक्सरे बीम फॉल्स ऑन द बॉल। अब देखिए इसमें यही लैंग्वेज आपको नहीं आई होगी समझ में, जब एक हाई एनर्जी एक्सरे बीम इस मेटल बॉल पे पड़ेगी, हाई बीम, और ये सबके लिए क्वेश्चन है, ये तो बोर्ड का ही क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरे बीम। तो पता है एक्सरे बीम जो होती है ना बहुत ही हाई एनर्जेटिक बीम होती है, बहुत ही हाई एनर्जेटिक। वो तो अच्छा है कि मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ा दिया था, याद है, तो उसमें एक स्पेक्ट्रम था ईएम वेव में, तो एक्सरे टॉप ऑर्डर के बैंड में आता है, याद करो गामा से नीचे है ना, तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो आपको बता दूं E इक्वल टू एच न्यू, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है तो भाई बहुत हाई एनर्जी का होता है, तो ये इस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर देता है और इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा हो, तो जब एक फोटोन पढ़ते हैं तो मेटल हाई एनर्जी का तो इलेक्ट्रॉन भी निकल जाते हैं, ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है ये। तो जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉल हो जाएगी, बस इसमें ये कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा था, मतलब इसमें ये फिजिक्स थी, बाकी तो आप समझ जाओगे। अब बताइए जैसे ही इस एक्सरे बीम पे पड़ी इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर अब आप बताइए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यू है, मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में टारगेट कर दूं तो ये बॉल किधर जाएगी, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हो गई ना, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है। फिर है एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि दो
दो लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, दो लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है ना, एक पर Q1 चार्ज है, मान लो मैं प्लस मान लेता हूं, और एक पे Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ठीक है, और उनके सेंटर्स R डिस्टेंस पर है, R। तो पता है वो ये कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज नॉट एग्जैक्टली, सवाल ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो एग्जैक्टली ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ये बात आपको माननी पड़ेगी, फिर ये एग्जैक्टली ये नहीं होता। रीजन मैं बता चुका हूं, कूलम्स लॉ, ये कूलम्स लॉ की शर्तें होती है, उनमें से एक शर्त ये भी थी द चार्जेस मस्ट बी पॉइंट, जो कि ये पॉइंट नहीं है। अब मैं आपको यहाँ, ये तो सबको बजाय, हाँ पॉइंट साइज नहीं, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पॉइंट साइज यहां से एक अच्छी चीज है, कॉन्सेप्ट आपका और एड ऑन होगा कि क्यों इसके लिए फॉर्मूला नहीं है, कि वाकई यदि ये चार्ज ऐसे होते फॉर्मूला वैलिड होता, यदि ये दूर होता, यदि ये चार्ज ऐसे ही रहता, लेकिन सच्चाई ये है, मान लो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है ये, लेकिन जब ये फाइनाइट डिस्टेंस पे आएगा तो पता है क्या होगा, ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो पता है जब रिपेल करेंगे तो चार्ज ना यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेगा। देखा आपने क्या हुआ, ये जितना ये पास आएंगे उतना ये चार्ज इधर, अब इनके बीच की डिस्टेंस हमें तो पता ही नहीं है ना, आ रहे आया समझ में, अब हमें नहीं पता कि इनके बीच की, पहले तो जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था तो सेंटर ऑफ मास की तरह सेंटर ऑफ चार्ज यहां मान सकते थे, सेंटर ऑफ मास की तरह सेंटर ऑफ चार्ज यहां मान सकते थे, लेकिन क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर थे, बड़े बड़े थे पास थे, तो चार्ज यूं करके रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब आप बताओ इसमें ये क्या रखोगे आप, तो समझ गए ना, ये फॉर्मूला इनवैलिड हो जाता है। लेकिन यदि यही चार्ज पॉइंट होते तो अब बताइए ये रीडिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा कहां, ये रीडिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा कहां, वही रहेगा, उस बॉडी पे रहेगा। इसीलिए कूलम्स लॉ पॉइंट साइज बॉडी के लिए बोला जाता है एक्यूरेटली। लेकिन मैंने ये भी बोला है कि यदि आप जबरदस्ती इस फॉर्मूले को लगा दोगे तो लगा सकते हो, लेकिन आप इससे एग्जैक्ट रिजल्ट की उम्मीद मत करना, ठीक है। एक ये हो गया आपका, एक क्वेश्चन है 65th, चलिए वो क्या क्वेश्चन है, एक चार्ज बॉल है, एक्चुअली फिगर दे रखा है कि ऐसे करके कोई प्लेट है, ये प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज बॉल बी, ये फिगर थोड़ा नहीं पूरा है, ये बॉल बी, ये बॉल है बी है ना, और ये धागा है, ये धागा है बेटा, ये धागा, ठीक है। चलो, विच मेक्स एन एंगल थीटा, किसके साथ थीटा बना रहा है, विद अ लार्ज कंडक्टिंग शीट, ये बहुत बड़ी कंडक्टिंग शीट है पी, ठीक है, ये कंडक्टिंग शीट है, लार्ज कंडक्टिंग शीट। तो उसने ये थीटा पूछा है, चार ऑप्शन दिए कि थीटा किसके प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा पहले आप ये बताइए, इस बॉल का ऐसे होना, धागे का ऐसे होना समझ में आता है कि नहीं, धागे का इस अंदाज में बैलेंस होना समझ में आता है, आ रहा होगा, क्योंकि देखो ये क्या है, एक मिनट, बॉल को भी तो चार्ज दिया था ना एक मिनट सवाल में, हाँ एक चार्ज बॉल है, बिल्कुल ठीक। तो जिस तरीके से सेपरेट हुई तो पॉजिटिव चार्ज होगी, तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस होंगी इस बॉल बी पे, देखो एक तो ये इस पे इधर रिपेल करेगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वैल्यू होगी क्यूई, क्यूई होगी कि नहीं होगी, तो एक तो फोर्स इस पे इधर लग रही होगी, एक mg लगेगी, अरे काफी होशियार बच्चे हैं इसमें नो डाउट, ऐसे सवाल तो आप ही के लेवल के हैं, और एक टेंशन होगी, ये टेंशन। तो ये तीन फोर्सों के अंडर में, ये तीन फोर्सों के अंडर में ये बैलेंस हो रहा है, इतना समझ में आ गया। तो उसने पूछा क्या था, मैं भूल गया क्वेश्चन, हाँ ये पूछा था वो थीटा किसके प्रोपोर्शनल होगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं, कॉट थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, नहीं सॉरी, the surface charge density sigma is proportional to, sigma is proportional to cot theta, cos theta, tan theta या sin theta, सॉरी ये पूछा है कि ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रोपोर्शनल होगी, ये क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो चलिए अब इतना फिगर समझ में आ गया बॉल का। अब बॉल को एक काम करते हैं, इसके पैरेलल यदि मैं लाइन खींचूं, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल तो मैंने भी कराए हैं, तो ये थीटा होगा, जब फोर्स आड़ी टेढ़ी तिरछी डायरेक्शन में जा रही हो तो कैसे, जैसे सपोज करो टी है, इसके कंपोनेंट तोड़ देते हैं, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा, ये टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा, ठीक है। बाकी अब आपके सामने, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम, तो बताइए टी कॉस थीटा या टी साइन थीटा किससे बैलेंस हो रहा है, क्यूई से, टी साइन थीटा क्यूई से, और टी कॉस थीटा एमजी से, एमजी से हो रहा है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा आ रहा है क्यूई अपॉन एमजी। अब लेकिन मुद्दा आ रहा है
यहाँ तो सिग्मा आया ही नहीं, आ जाएगा सिग्मा। पता ना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लेट ने बनाया ना, तो E इक्वल टू कंडक्टिंग प्लेट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब आपको जैसे वैसे इसने प्लेट बोली नहीं है, थिन हो तो ये हाँ ये, और थिक हो तो ये, ध्यान रखना ऐसे लगाते हैं। ठीक है, याद रखना, तो मैं यही लगा देता हूं जो मैंने, ठीक है ना। तो E की टेन थीटा Q अपॉन एम जी, बेटा नमन समझ में आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना ही होगा ना, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट है, उसने थिन और थिक नहीं बोली, कोई बात नहीं, हमें अच्छी बात है प्रोपोर्शनल का है। तो अब बताओ सिग्मा Q कांस्टेंट, एम जी 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, टेन थीटा के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, अभी आ जाओ, एक मिनट, विनय नहीं आया है, चलो उसके फिर डाउट को कोई मतलब ही नहीं है। चलो अब आ जाइए, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये K, बेटा ये K मीडियम पे डिपेंड करता है और सिस्टम ऑफ यूनिट पे भी डिपेंड करता है। ये जो K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 है, ये तब है, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 तब है ना, जब एयर हो और मीडियम ऐसा ही, वो सॉरी हाँ, मीडियम एयर हो और सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा ही हो। ये मीडियम चेंज कर दोगे तो ये अपनी वैल्यू चेंज कर देगा ना, मीडियम, और यूनिट चेंज कर दोगे तो भी ये चेंज हो जाएगा। अब सीजीएस में मुझे ये वैल्यू याद नहीं है कितनी होती है, सीजीएस में मुझे सीरियसली बोलो ये याद नहीं है कितनी है, तो यानी ये के दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, मीडियम पर भी और सिस्टम ऑफ यूनिट पर भी। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, इट शोज, एक और चीज, हाँ तो यही है ना, हाँ यही, इसी पे आ रहा हूं। एक और क्वेश्चन हो रहा है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हाँ देखिए आप एक चीज समझिए, केवल लैंग्वेज, जैसे डायपोल है प्लस और ये माइनस, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए। ठीक है, या जरूरी नहीं है डायपोल हो, अपोजिट चार्ज बोल सकते हैं। तो याद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ हुई थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ हुई थी, ठीक इस तरीके से ड्रॉ हुई थी, पता है। अब जैसे सपोज करो मैं आपके सामने ये फिगर बनाऊं, तो फिगर बनाती समझ जाओगे, सर ये आपने घर बनाया है। यदि मैं ये बनाऊं तो देखते ही बना दोगे, सर आपने ये दिल बनाया है। ठीक है, सर आपने ये हाथी बनाया, आपने कुत्ता बनाया है। वैसे ही ये एक फिगर है, इस फिगर को बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गौर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को गौर से देखो। अब मैं बताता हूं इस फिगर को क्या बोलते हैं। जैसे हाथी कुत्ता घर बनाया ना, ऐसे इस फिगर का भी एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। ये फिगर, सॉरी इनवर्ट, ये आप ऐसे समझो कि बॉस प्लस, ऐसे समझना, प्लस माइनस, कई सारी लाइन ऐसे 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 थी, स्प्रिंग है ये कई सारी प्लस से माइनस मैंने स्प्रिंग खींच दिए, स्प्रिंग या रबड़, रबड़ के वायर है, रबड़ के वायर खींच दिए। बताइए उन रबड़ के वायर को यदि मैं हाथ से खींच दूं तो ऐसे हो जाएंगे। तो ये क्या टेंडेंसी है इनकी, क्या जैसे ही मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये ऐसे हो जाएंगे। तो इस शब्द को ये बोलते हैं कि जैसे जैसे लाइन पास आ रही है वैसे वैसे सिकुड़ती जा रही है लेंथ वाइज, लेंथ वाइज उनकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। इस वर्ड को, ये जो लैंग्वेज है कन्हैया, ये आपका भी डाउट था एक बार कि इस टाइप के फिगर को बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, जैसे जैसे हम लेंथ के अक्रॉस आ रहे हैं तो वो सिकुड़ती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। ये सच टाइप ऑफ फिगर, इस फिगर को इस तरीके से बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये हर वक्त थोड़ी नहीं होगा। ये फिगर बनेगा कब, ये फिगर बनेगा जब ये दो अपोजिट चार्ज होंगे, जब दो अपोजिट चार्ज होंगे। मतलब यदि ये दो प्लस चार्ज होंगे तो थोड़ी नहीं बनेगा ये फिगर, तो थोड़ी नहीं बनेगा। तो अब क्वेश्चन क्या है कि उसने ये लैंग्वेज बोल दिया कि हर्ट बनाओ, तो तुमने हर्ट बना दिया, झोपड़ी बनाओ झोपड़ी बना दी। अब उसने कहा एक ऐसा फिगर बनाओ जो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करे, तो हमने ये फिगर बना दिया। तो अब बताइए ये फिगर क्या शो कर रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्सन? ये क्वेश्चन था, ये अट्रैक्शन शो करेगा या रिपल्सन? द सच फिगर जनरेटेड, या बनता ही तब है जब अट्रैक्शन होता है, जब अट्रैक्शन होता है। बस ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन था। तो चलिए मैं अब आगे कंटिन्यू करता हूं। विनय है ही नहीं, विनय के भी कुछ डाउट थे तो फिर जरूरत ही नहीं है, आप आ जाइए। देखिए तो
आगे इस रिवीजन को कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने पिछली क्लास में पोटेंशियल और पोटेंशियल पे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस इस पे काम कराया था। ठीक, इट्स ओके बेटा अमन, ये मेरा काम है और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, लेवल के डाउट होंगे, बोर्ड लेवल के डाउट होंगे, मैं बताऊंगा। अब कोई आलतू फालतू को कहीं से पढ़ रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है, बेटा अब ये हर टीचर की प्रॉब्लम है। एक और टीचरों के साथ समस्या पैदा हो गई है कि नॉट हर क्वेश्चन में नहीं, किसी एमसीक्यू में किसी नेट पे अलग आंसर दे दिया, किसी नेट पे अलग आंसर दे दिया, तो इसमें टीचर कर क्या सकता है। ठीक है, अब आ जाओ। तो आपको जिस पे ज्यादा भरोसा हो उसको मानो, सीधी सी बात है, आपको जिस पे ज्यादा भरोसा लग रहा हो उसको मानिएगा। तो चलिए पोटेंशियल और पोटेंशियल का एक क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो पेज नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट, जो मुझे ठीक लगा था पिछली बार रह गया, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन है ये, अरे नहीं 28 पे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, रेस्ट से रिलीज किया गया इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें चार्ज पार्टिकल यहां रेस्ट से रिलीज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब देंगे। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज रिलीज, यहां से रिलीज कर दिया गया चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। तो अब आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कमेंट बोलना है, मैं 4 ऑप्शन बोलूंगा। रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। ठीक से सुन लेना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इंक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा है, पहले पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा। डिक्रीजेस, तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अक्षत बिल्कुल ठीक आंसर, ठीक, बिल्कुल ठीक, आप ही क्या, डी, डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज चार्ज मूव, इसमें पोटेंशियल एनर्जी इसमें भी बोला है डिक्रीज, लेकिन उसने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा और ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है इसमें? जी हाँ, इसमें ऑप्शन आएगा सी। उसका सिंपल रीजन है, मैंने आपको होमवर्क में बेटा एक दिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया था, एक एग्जांपल, जिसने वो कर डाला तो ऐसे सवाल उसके लिए झिंगा डाला। बिल्कुल ठीक, सी। क्यों आएगा? एक बहुत सिंपल है, एक देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये चौक है, इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, यदि मैं इसको छोड़ दूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। या मैंने चौक छोड़ दी, आपको ये तो दिख रहा है ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ये तो दिख रहा है ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो बस बुद्धि लगाइए कि यदि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी। तो अब जब ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और इसे छोड़ दूंगा तो ये ऐसे भगेगा, धूम मचा ले, तो इसका मतलब, ठीक, नहीं कन्हैया वो तो पोटेंशियल बताया है, पोटेंशियल बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही घट जाती है। तो अब बताइए, आप इसको सिंपल कॉन्सेप्ट से देखिए, पॉजिटिव चार्ज को यदि मैं हाथ हटा दूं तो यूं करके भगेगा कि नहीं भगेगा? यूं भगना स्टार्ट कर देगा क्योंकि उसमें फोर्स लगेगी, थप्पड़ लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। आप इस कॉन्सेप्ट को भी अपनी जेब में रखिए, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, तो पक्का पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगी। चलिए, हाँ बेटा रिकॉर्ड हो रही है। एक और क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9। वो ये कह रहा है एक हॉलो मेटलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। एक हॉलो मेटलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इज चार्ज सो दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। इसको जब तक चार्ज किया गया जब तक इसका पोटेंशियल सरफेस पर 10 वोल्ट ना हो गया हो, ठीक है, तो द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ, अब आपको इसे 10 वोल्ट तक चार्ज कर दिया, तो उसने ये पूछा है बताइए इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा, बताइए इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा। वेरी गुड अक्षर, वेरी गुड अक्षर, और बोलो। यदि एक कंडक्टर को, अवन वेरी गुड, नमन वेरी गुड, तो कुछ है पढ़ने वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक, नमन हाँ वेरी गुड, और जवाब दो। चलिए ठीक है, जिनको आता है वो आता है। देखिए बेटा, जो कंडक्टर होगा, कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस,
उसकी बॉडी पर तो पोटेंशियल सेम होगा ही होगा, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, लेकिन क्योंकि सारा चार्ज बाहर आ जाता है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसीलिए वहां पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, याद करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो रहता है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, वही पोटेंशियल रहता है जो उसकी बॉडी पर होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से पोटेंशियल कांस्टेंट इसलिए क्योंकि E इक्वल टू माइनस dV/dr। बताइए, यदि पोटेंशियल कांस्टेंट लिख दूं, V की जगह कांस्टेंट लिख दूं, तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा ना। चलिए, ये था। अब एक और रह गया था बेटा, आज इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने कहा ना, मैं रिवीजन को रिवीजन की तरह कराऊंगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस डिटेल में पढ़ना है तो वहां जाके टॉपिक पे जाके पढ़िए, जो है वीडियो। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी बॉडी जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता हो। इसमें सीधे सीधे हर लाइन कंसेप्चुअल है, हर लाइन एमसीक्यू है, जो मैंने स्टैंडर्ड थ्योरी पढ़ाई है। तो पहली चीज, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है, तो इसकी ना दो प्रॉपर्टी सबसे मेन मानी जाती है। एक तो ये कि यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यदि मैं चार्ज को मूव कराता हूं, सुन लो सब लोग, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इमेजिन करो। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इमेजिन करो। सबसे पहले सबसे सस्ता यही पढ़ाया जाता है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यदि मैं किसी चार्ज को ए से उठा के बी पे ले आऊं, ए से उठा के बी, शर्त ये है कि जहां से उठा रहा हूं वो बॉडी इक्विपोटेंशियल होनी चाहिए और जहां एंड करूंगा वो इक्विपोटेंशियल होना चाहिए। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी हमेशा जीरो होगा इफ ए एंड बी आर लोकेटेड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबको प्रूफ भी पता है क्यों होगा, और ठीक है ना, सबको पता है क्योंकि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज वीबी माइनस वी होता है। जब ये इक्विपोटेंशियल है तो पोटेंशियल तो बराबर होगा, वर्क डन जीरो ही आना है, WAB। फिर इसमें एक चीज और ध्यान कर दीजिए कि ये वर्क डन यूं करके लाना तभी जीरो होगा ना, कि अलोंग द सरफेस लाएंगे, अलोंग द टेंजेंट लाएंगे तभी जीरो होगा, नहीं। किसी भी पास से ले आओगे तो भी जीरो होगा। आप ऐसे उठा के ऐसे ले आओगे तो भी जीरो होगा। ऐसे अंदर से तो हम क्या ला पाएंगे, लेकिन इमेजिन करो भगवान है हम, मान लो, तो हम अंदर से भी ला सकते हैं। तो ये सब वर्क डन जीरो होंगे, बस ए और बी कहां होने चाहिए, इक्विपोटेंशियल पे। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, जब हम, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, प्रूफ वही देखना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, यानी यूं करके नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नो, गलत है ये। यहां पे हल्की सी टेंजेंट फील करिए, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल। अच्छा, अब कुछ लोग, एक क्वेश्चन था, मुझे ये नहीं पता किसने पूछा था, कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आप तो कह रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट होती है, ये परपेंडिकुलर क्यों? यार आप दो अलग अलग कॉन्सेप्ट क्यों मिक्स कर रहे हो? यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हो, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टेंजेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट होगा, लेकिन इक्विपोटेंशियल पर ये परपेंडिकुलर होगा। और सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, ये भी ट्रू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी परपेंडिकुलर होंगी। एक ही बात है ये। आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलो या इसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। अच्छा, सपोज करो मैंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल दिया, अब मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पर टेंजेंट डालोगे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो समझ जाओ, तो वो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यही वजह है कि यदि मैं आपको एक चीज बताऊं, एक क्वेश्चन इसी पे देता हूं कि ये प्लस क्यू चार्ज है, इसको मैं किसी कंडक्टिंग प्लेट के पास ले आया पास, तो सुनो क्या होगा सीन। जैसे मैं इसे कंडक्टिंग प्लेट के पास लाऊंगा तो सबसे पहले नॉट टचिंग, यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। बोलो एग्री करते हो इस बात को या नहीं? मतलब कंडक्टिंग प्लेट, जैसी मैं कंडक्टिंग प्लेट है जैसे ही पास लाऊंगा ये, अब पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ एक मिनट, इस सवाल को बाद में बताऊंगा। वर्क डन जीरो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर। तीसरी, कंडक्टर किसी भी शेप का हो, कंडक्टर किसी भी शेप का, वाड़ा तेरा तिरछा पिछका, उसकी जो सरफेस होगी वो हमेशा इक्विपोटेंशियल होगी, उसकी जो सरफेस होगी वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, ध्यान रखना, वो कैसा भी हो, ठीक है। द सरफेस, फिर आप इसको मिक्स करके भी एक रिमिक्स लाइन बना सकते हो। जब कंडक्टर हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उस पर हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। हाँ, अब ये वाली प्रॉपर्टी बताता हूं, मतलब ये क्वेश्चन
कि ये पॉजिटिव चार्ज और कंडक्टिंग प्लेट पास ले आया, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस कंडक्टिंग प्लेट में पहले होगा इंडक्शन। अब उसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए। तो सुनो बेटा, यदि अकेला पॉजिटिव चार्ज होता तो सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती है, अकेला आइसोलेटेड। लेकिन जब ये पॉजिटिव चार्ज इधर होगा तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे वाली तो चलो मान भी लेंगे, ऐसे निकल भी जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख बेटा ऐसे, सब लोग देखना ऐसे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने में कोई कारीगरी नहीं चाहिए, बस एक कॉन्सेप्ट चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से आउटवर्ड होंगी, नेगेटिव पर इनवर्ड होंगी। लेकिन मैं ये लाइन ऐसे भी तो बना सकता था, यूं भी तो बना सकता था, यूं क्यों नहीं बना ली? ये इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अभी अभी मैंने पढ़ के चुका हूं ना कि कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उसके परपेंडिकुलर होंगी। तो यहां पर वो इस अंदाज से निकलेंगे कि इससे आउटवर्ड हो, इससे आउटवर्ड हो और इस पर परपेंडिकुलर गिरे। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फिगर ऐसा जनरेट हुआ है। ये पहले भी बोर्ड में आ चुका है कि यदि पॉजिटिव चार्ज को और हाँ अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी, पॉजिटिव से आउटवर्ड निकलेंगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फिगर समझ में आया या नहीं आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, और पॉजिटिव से ये वाली ऐसे निकल रही होंगी इधर, लेकिन जो कंडक्टर के पास आती जा रही होंगी ये इस तरीके से डिजाइन हो जाएंगी। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस में रटे रटाए क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से ये सुन लीजिए। पहला आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिजॉइन, चलो रिजॉइन करते हैं। हाँ इक्विपोटेंशियल तो पढ़ाना था। अब इक्विपोटेंशियल में एक प्रॉपर्टी जो अब तो थ्योरी नहीं आएगी लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए। तो जब हम सिंपल पॉजिटिव चार्ज लेंगे और इक्विपोटेंशियल, तो आपके पास दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। तो अब बताइए, एक ने कहा ये प्लस क्यू है, ठीक है, इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए। तो अब मुझे बताइए ये वाला फिगर सही है या गलत है? मैंने दिमाग में पता है क्या बनाया, मैं एक मिनट रुको आंसर देने से पहले, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए मैंने बस इतना सोचा कि यार पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलती है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल पॉइंट चार्ज हो तो, और मैंने ये बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुझे एक ऐसा यानी पहले फिगर सिर्फ इतना था, ये प्लस क्यू, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है इस सराउंडिंग में, इस एनवायरमेंट में। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए मुझे एक ऐसा फिगर बनाना है जिसपे, एक ऐसा फिगर सोचना है जिसपे एक जो सरफेस हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर हो। बताना यदि मैं ये बनाऊंगा तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो यहाँ परपेंडिकुलर है, पर ये वाली और ये वाली तो परपेंडिकुलर नहीं है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो ये फिगर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब बताओ, मुझे एक ऐसा फिगर डिजाइन करना है जिस पर ये लाइनें सारी परपेंडिकुलर हो, तो वो ऐसे ही तो डिजाइन हो सकता है। और ध्यान रखना 3D में सोचना, स्फीयर बने ये स्फीयर बने, सर्किल नहीं बने। अब बताइए ये फिगर ठीक है गलत है? और मैंने 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए हैं ए बी सी, बताइए ये फिगर ठीक बनाए गलत बनाए? बताओ। हाँ मैं सबसे एक बार जवाब दो बेटा, ये फिगर ठीक बनाया है गलत बनाया है? अवन को लगता है ठीक, एक बार दोबारा से कर दो, पीछे वाले मैसेज में पढ़ नहीं पाया। आयुषी को लगता है ठीक है, जल्दी से बोलो जल्दी से। जैन को भी लगता है ठीक है। अरे नमन, अक्षय, कन्या बोलो बेटा। हर्ष को लगता है गलत है, कन्या को लगता है ठीक। अक्षय और नमन बेटा आप भी बोलो। हाँ प्रमोद को लगता है गलत है। अच्छा चलिए, कोई बताएगा जिनको गलत लगता है? क्यों गलत लगता है? जिनको गलत लगता है क्योंकि बाकी तो कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ अवन वेरी गुड, अवन वेरी गुड। इंडक्शन करके दिखा नहीं, चलिए मैं बताता हूं। सही फिगर ये है, केवल इक्विपोटेंशियल सरफेस एक बनाना हो तो कोई बात नहीं, कोई भी स्फीयर बना सकते हो। लेकिन यदि आपको मल्टीपल सरफेसेस दिखाने हैं तो सुन लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ऐसे, अंतर देखना बेटा, ये बनेगा। अभी इस स्फीयर में इन स्फीयर में अंतर समझो। ये यानी ये बारीकी जिसको समझ में आती है, ये मैंने समझाई थी उस समय भी। ये फिगर नहीं है सही, ये सही है। अंतर, पहले तो अंतर देखो,
वो कहते थे ना बचपन में फिगर खेलते थे कि दो इमेज बना देते थे कि इन दोनों इमेजों में अंतर ढूंढो, तो ढूंढो अंतर बेटा। अंतर ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम, अच्छा जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे, आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होते जाएंगे, हम जैसे जैसे दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। और यदि मैं, ये तो डायरेक्शन शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। यदि मैं केवल मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड खेलूं तो डीवी अपॉन डी आर, ठीक है, तो इसमें डी आर को बराबर आएगा डीवी अपॉन ई। व्हाट इज डीवी हियर? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस तो आप देखोगे जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यदि आपको एक पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने हैं तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो जो डी आर है डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस वो बढ़ती चली जाएगी। यहां ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस में जो डिस्टेंस होगी ना बी और सी में, वो डिस्टेंस और बढ़ जाएगी। क्योंकि एक बात बताओ, ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था और बी और सी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड था, बी और सी वाला घट गया और इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। फिर सी और डी, इलेक्ट्रिक फील्ड और घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और घट गया, डिस्टेंस और बढ़ गई। इस ऐसे फिगर बनते हैं। इसीलिए अगला क्वेश्चन को गौर से सुनना, यदि आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे वाला, और आपसे कहा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, तो आपको पहले कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर होती है। तो बेटा एक ही चॉइस है कि आप एक प्लेन बनाएंगे। आप चेक करो ये प्लेन, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर है या नहीं? इसमें हर लाइन देखिए, हर लाइन इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर है। हाँ, वो चॉइस है कि आप सर्कुलर प्लेन बना सकते हो, रेक्टेंगुलर प्लेन बनाया है मैंने, ठीक है। और हाँ, इसमें क्वेश्चन और क्या एमसीक्यू जोड़ दूं मैं? एमसीक्यू बताना, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्स डायरेक्शन है, यदि ये डायरेक्शन एक्स है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वाई जेड प्लेन हुआ है या नहीं हुआ? क्योंकि आप ऐसे फिगर को इमेजिन करो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यू करके है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ये बना ना। तो ये भी एमसीक्यू पूछे गए हैं काफी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स की डायरेक्शन में तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बताओ किस में होगा, वाई जेड प्लेन या वाई जेड प्लेन के पैरेलल। लेकिन अभी कहानी में एक और चीज, यदि आपको कहे कि नहीं और बनाइए, लो और बना देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस में और बना दूंगा, ये एक और बना दिया, और बनाओ, लो और बना देंगे। लेकिन जब हम, क्योंकि ये यूनिफॉर्म फील्ड है, अब बताइए यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा था, तो डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस बढ़ रही थी। लेकिन यहां जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है ना, तो जब ई कांस्टेंट है तो डी आर बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सेम रहेगी। अब इसी में एक कंसेप्चुअल और वो इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल है, सुन लेना, कि एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाके बढ़ रहा हो। मतलब अब इस फिगर को देख लिया आपने, अब इस फिगर को देखिए, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन अब गौर से सुनना, थोड़ा आगे जाके थोड़ी सी और डेंसिटी में यूं कर दूं, बताइए मैं दो जगह उंगलियां रखूंगा, एक इस जगह और एक इस जगह, पॉइंट ए और पॉइंट बी। बताइए ए और बी दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा दिख रहा है या अलग अलग दिख रहा है? मैग्नीट्यूड वाइज, डेंसिटी वाइज, ए और बी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है या अलग अलग है? जल्दी बोलो। बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, बी पर स्ट्रांग है क्योंकि वो थोड़ा सा डेंस फील्ड में, ठीक है। चलिए और आगे जाके सपोज करो, और आगे जाके मान लो, और आगे जाके मैं ये कर दूं, और ये क्या हो गया, आगे जाके थोड़ा डेंसिटी बढ़ रही है। एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, ऐसा है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और एमसीक्यूज में भी है, और एनसीईआरटी में तो इंपॉर्टेंट अपने आप ही हो जाता है। अब आप गौर से देख रहे होगे कि जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक। अब इन दोनों में क्या समानता है? समानता यह है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जब ड्रॉ करेंगे तो बनेगा शेप वाइज ऐसे ही, शेप वाइज तो ऐसे ही बनेगा।
लेकिन इन दोनों में सिमिलरिटीज, यानी क्योंकि हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए। लेकिन अब बताइए, क्योंकि आगे जाके मोमेंट गया, dr जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E था, E आगे जाके बढ़ जाएगा तो क्या होगा, E आगे जाके बढ़ जाएगा तो अब आपको द डिस्टेंस कम शो करनी पड़ेगी। तो यानी देखिए, यदि ये फिगर ऐसे बनाया है मैंने, तो अब थोड़ा सा पास लाना पड़ेगा, थोड़ा और पास लाना पड़ेगा। देखना बेटा समझ में आया है या नहीं ये फिगर, ये कंसेप्ट, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का मेरी तरफ से लास्ट था, मेरी तरफ से इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो थोड़ा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला गया तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंसेस, ये भी अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा एक मिनट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो, ए बी सी ये तीन सरफेस हैं, क्या इन तीनों का पोटेंशियल सेम होगा? ए बी सी तीनों का पोटेंशियल सेम है? तीनों का पोटेंशियल सेम है क्या? नहीं, पोटेंशियल सेम थोड़ी नहीं। हाँ, इस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल सेम होगा, ये ए है तो A1 A2 A3 A4 A5 ये सब इनका पोटेंशियल सेम होगा। यदि ये पॉइंट बी है तो B1 B2 B3 B4 इन पर पोटेंशियल सेम होगा। C1 C2 C3 C4 इन पे सेम होगा, लेकिन आपस में सेम नहीं होगा। इसमें तो ए का पोटेंशियल बी से जाता, बी का सी से जाता। कौन सा डायलॉग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता चला जाएगा। सेम ईयर, यदि ये ए है बी है सी है डी है ई है तो पोटेंशियल ए का सबसे हाईएस्ट होगा, बी का कम, सी का उससे कम। ये अच्छा, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मेरा ये पढ़ाया हुआ मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूं, सेम सिनेरियो घुमा रहा हूं। बताना इस वाले फिगर में क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी बी माइनस वी सी। हाँ बताना ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है या फॉल्स है? वेरी गुड नमन, प्रमोद वेरी गुड, अक्षत वेरी गुड, वही है, पढ़ने वाले बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाँ ये फिगर ट्रू है, देयांशु वेरी गुड, ये ट्रू है। अब मुझे ये बताना ये फिगर इसके लिए ट्रू है या नहीं? ए बी सी है, ये क्या ये यहां पे ट्रू है कि नहीं? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी बी माइनस वी सी। अरे वाह, वेरी गुड नमन, अक्षत वेरी गुड, समझ में आ गया। हाँ प्रियांशी वेरी गुड, कन्हैया वेरी गुड। अब भी ट्रू है क्योंकि इसको ट्रू रख के ही तो ये ड्रॉ किया गया है। यदि मैं यही फिगर यहां बना देता तो ये ट्रू नहीं होता, पर मैंने इसको ट्रू रखने के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा चले, तभी तो ये डिस्टेंस कम हो गई। चलिए वेरी गुड, तो ये था बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें एक चीज और याद कर लीजिएगा कि वैसे तो वो मुझे लगता नहीं है वो इतना इंपॉर्टेंट है, डायपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बना था उसे रट लीजिएगा, एनसीईआरटी में बना हुआ है। और दो पॉजिटिव चार्ज है उनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बना उसे भी रट लीजिएगा, ठीक है। तो कल सुबह 6:30 पे, 6:15 पे मिलते हैं ना, 6:15 पे मिलते हैं सुबह। और कल मैं कैपेसिटर लेके आऊंगा, कैपेसिटर के टॉपिक पढ़ाऊंगा और कल से रेगुलर चलेगी 6:15 से 7:15 कैपेसिटर। और आपको ध्यान रखना करंट टॉपिक से अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, करंट टॉपिक से रिलेटेड डाउट होंगे तो मैं क्लास में बता दूंगा, क्योंकि मैं रेगुलर कर ही इसलिए रहा हूं कि डाउट भी हो जाए, मीनिंगफुल डाउट भी आपके हो जाए और रिवीजन भी आगे बढ़ जाए। तो कल कैपेसिटर को लेके आऊंगा मैं अपनी तरफ से और कैपेसिटर के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, ओके। नहीं हाँ, अब इवनिंग में नहीं होगी, और ये बात केवल आपको पता है जो क्लास में आए हैं, और ये बात मैं कोई ग्रुप में नहीं करने वाला।